हेलो दोस्तों, मैं राकेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिपेयर यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले दोस्तों हम यूजीसी नेट एग्जाम 2022 के बारे में कि जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है यूजीसी नेट एग्जाम 2022 का, और रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे नेट एग्जाम के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बात कर लेते हैं कि जो यूजीसी नेट एग्जाम 2022 है उसका एक्सपेक्ट जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि साल के अंदर 2 बार होता है, एक जून के अंदर होता है और दूसरा जो साइकिल है वो दिसंबर के अंदर होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ना वो दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों को मर्ज किया गया था, मर्ज साइकिल था। तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीए उसको कंडक्ट करवा रहा है और 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। सारे सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर को हुआ था। इजी टू, उसको बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, मतलब मीडियम लेवल का एग्ज़ाम था। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी आसान भी नहीं था, मतलब मीडियम लेवल का बोल सकते हो आप। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। विधान, जो विधान परिषद है उसका गठन कौन से आर्टिकल के अंदर होता है उसका, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। और इवन जो लेखक राइटर है, ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचार है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब उनकी बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। हाना अरेंट है, उनकी बुक से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मतलब उसको मैच करना। ठीक है, पहले कौन सी बुक लिखी गई थी, उसके बाद कौन सी बुक लिखी गई थी, उसके बारे में उसको मैच करना था। और महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मतलब महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन चलाए थे, स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन चलाए थे, ठीक है, उनको मैच करना था, सीक्वेंस वाइज उनको बताना था कि मतलब पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा आया था और उसके बाद कौन सा आंदोलन था, उनको सीक्वेंस में बताना था। मतलब असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन थे, मतलब उनको मैच मैच करना था, मतलब सीक्वेंस में बताना था, सॉरी, सीक्वेंस में बताना था कि मतलब कैसे कौन कौन से आंदोलन है वो पहले आए थे, उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा आया। और एक क्वेश्चन था आपका, मतलब जो जो धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक के बारे में पूछा गया था कि मतलब विधानसभा के अंदर जो धन विधेयक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन था, मतलब जो जन धन योजना है, बेटी बचाओ योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उनसे संबंधित क्वेश्चन, जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो योजनाएं हैं उनको, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनको मतलब सीक्वेंस के अंदर बताना था कि मतलब पहले कौन सी योजना थी, उसके बाद कौन सी योजना थी, उसके बाद में कौन सी योजनाएं थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसको, मतलब इजी क्वेश्चन थे, जिसने अच्छे से तैयारी की, प्रॉपर रणनीति बनाकर जिसने तैयारी की उसका आराम से जा पे वो क्लियर हो जाएगा। उसको मतलब आप, पेपर जो फर्स्ट होता है ना वो भी मतलब इतना टफ नहीं था, मीडियम लेवल का था। मतलब जो लैंग्वेज है, जो भाषा है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, उसको अगर किसने समझ लिया, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो वो आराम से कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो पेपर फर्स्ट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेपर फर्स्ट है उसके अंदर लैंग्वेज होती है, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नेट एग्जाम के अंदर जिसका हमें पता ही नहीं होता कि मतलब इसका मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर। जैसे मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ, समष्टि, समष्टि बोलते हैं संसार को,
तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं तो समष्टि क्या होता है, तो ऐसे वर्ड दिए होते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस वजह से वो क्या है, एग्जाम टफ हो जाता है थोड़ा। हमें लगता है कि पढ़े हुए तो होते हैं हमारे वो क्वेश्चन, लेकिन वो हमें टफ लगने लगता है लैंग्वेज की वजह से। तो आप उनको गूगल कर लो, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो उसको आप तुरंत गूगल डिक्शनरी कर लो कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपके लिए तो लैंग्वेज को समझना है वो आसान हो जाएगा थोड़ा। और अब बात कर लेते हैं कि अपन मतलब इसका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, हम पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था और इस बार का जो एग्जाम हुआ और पिछली कट ऑफ कितनी रही थी उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है ना, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, उनके लिए वो अगर 105 से 110 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 105 से 110 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर। तो 105 से 110 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो उनका जो जेआरएफ है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। और 90 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ठीक है, तो उनका नेट क्लियर हो जाएगा आराम से। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है वो 95 से 100 क्वेश्चन सही कर देते हैं, दोनों मिलाकर, दोनों पेपर के जो क्वेश्चन है 150 उनमें से 100 क्वेश्चन सही कर देते हैं दोनों पेपर के मिला के। ठीक है, तो उनका जेआरएफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो उनका नेट है वो आराम से क्लियर हो सकता है, क्योंकि पिछला जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 99 क्वेश्चन जिसने सही कर दिए थे उसका आई थिंक जेआरएफ है वो आराम से क्लियर हो गया था पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो इतना आप स्कोर करते हो तो आपका आराम से हो जाएगा। और एससी वाले हैं उनके लिए मतलब 80 क्वेश्चन सही कर देता है, एससी कैंडिडेट है वो 80 क्वेश्चन सही कर देता है तो उसका जेआरएफ आराम से क्लियर हो जाएगा। और 75 के लगभग 75 क्वेश्चन है वो सही कर देता है तो उसका नेट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों कट ऑफ से संबंधित बात है कि इतना आप स्कोर करोगे ना तो आपका जेआरएफ वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो नेट क्लियर हो जाएगा आपका, तो नेट क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हो, जेआरएफ टारगेट आपका देखो, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ ना तो मेरा भी टारगेट यही रहता है कि मतलब जेआरएफ क्लियर होना चाहिए यार, क्योंकि जेआरएफ के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। आपका नेट क्लियर होगा तो नेट क्लियर होने के बाद आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओनली कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। लेकिन जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, फेलोशिप प्राप्त कर सकते हो, रिसर्च लाइन के अंदर जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आप। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जेआरएफ आपका क्लियर होना चाहिए। टारगेट आपको ये भी रखना है कि मतलब जेआरएफ क्लियर हो जाए। जेआरएफ क्लियर होने के बाद आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीएचडी करो, आपका इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी करना चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी के अंदर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे मेरे सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट बनना है और मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पसंदीदा टॉपिक है उस पर मुझे रिसर्च करना है, तो आपको जरूर पीएचडी करना चाहिए। आपको आर्टिकल लिखना पसंद है, आपको सिनॉप्सिस बनाना पसंद है, ठीक है, रिसर्च पेपर है वो प्रकाशित करवाना आपको पसंद है, आप चाहते हो कि मतलब आपका शोध पत्र है वो रिसर्च पेपर है वो आपका प्रकाशित हो और आप वाकई के अंदर रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्व करने का आपको मतलब अनुभव हो और आप वास्तव में इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि हो, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के अंदर आपकी रुचि हो और आप चाहते हो कि मुझे रिसर्च के अंदर मेहनत करनी है, तो बिल्कुल आपका वेलकम है, पीएचडी कर सकते हो आप। वो आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हो। तो रिसर्च के अंदर यही है कि आपको मतलब 5 साल मिनिमम, आप 3 साल तक, अभी मिनिमम 3 साल तक आप पीएचडी कर सकते हो और मिनिमम मैक्सिमम 5 साल तक आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी के अंदर आपको ऐसा नहीं कि मतलब आपका टाइम खराब होगा, आपको गवर्नमेंट है वो रिसर्च कर रहे होते हैं ना आप, तो भारत सरकार द्वारा आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है मंथली, मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये आपको फेलोशिप मिल जाती है। तो फेलोशिप आपको 5 साल तक मिलती है, जिसको आप अध्यावर्ती, छात्रवृत्ति नहीं होती, इसको अध्यावर्ती बोल सकते हैं, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे होते हो। तो पीएचडी के दौरान आपको अच्छी फेलोशिप भी मिलती है। तो आप बिल्कुल, आपको रिसर्च के अंदर जाना चाहिए, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए
तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप एक सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा नॉलेज हो जाता है, और रिसर्च है उसके अंदर आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट के अंदर करियर बनाना चाहते हो, हायर एजुकेशन के अंदर करियर बनाना चाहते हो, तो आपको पीएचडी जरूर करनी चाहिए। और पीएचडी ना करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ क्लियर हो जाए, मुझे ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए अप्लाई करना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका कब तक हो जाएगा, मतलब नेट नोटिफिकेशन है वो अगला जो एग्जाम है वो कब तक आ जाएगा। मतलब एक देखिए, जो रिजल्ट है ना, वो एनटीए 1 महीना तो रहता ही है। 24 तारीख तक आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, 24 तारीख तक। तो मिनिमम मान के चलो आप 1 महीना तो एनटीए रिजल्ट जारी करने के अंदर लेता ही है टाइम। 1 महीना तो मान के चलो, 1 महीना तो लग जाएगा। ठीक है, 1 महीना कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट दिसंबर 2022 वाला जो नोटिफिकेशन है वो एनटीए जारी करेगा। तो उसके अंदर आप मान लो इस बार आपका जेआरएफ क्लियर ना हो तो आप अगली बार कोशिश करो, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। जो अगला नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। अगला एग्जाम 2023 के अंदर आप फरवरी और जनवरी फरवरी के अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, क्योंकि एनटीए अब नियमित समय से अपना काम कर रहा है। तो आशा करते हैं कि जरूर आपका एग्जाम है वो जनवरी फरवरी के अंदर हो जाएगा। तो अगले बार आप प्रयास कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थी दोस्तों बातें, निराश होने की बात नहीं है। आप ट्राई करते रहो, जेआरएफ आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इतना स्कोर किया है और प्रॉपर रणनीति के साथ एग्जाम दिया है तो आपका जरूर जेआरएफ है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो है अपनी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्लास होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।